हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से चैनल पढ़ो तो ऐसे में। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन के बारे में। ठीक है, तो शुरुआत करता हूं आज का लेक्चर मैं एक कहानी से। ये कहानी है 1661 की। ठीक है, कोई महान वैज्ञानिक हमारे जो थे वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। ठीक है, तो क्या हुआ 1665 में एक प्लेग आया। ठीक है, 1665 में एक प्लेग आया वहाँ कैम्ब्रिज में। तो क्या हुआ, एक साल ऑफ ले लिया उन्होंने। ठीक है, घर में बैठे हुए थे, बाहर निकले, पेड़ के नीचे ही बैठना था उन्हें सेब के। ठीक है, तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे मैं किन महान वैज्ञानिक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है, भाई फल गिरा दौड़ के उठा लो भाई, नहीं तो कोई और आ जाएगा। ठीक है, इतने तो भूखे नंगे हम हैं ही। ओके, लेकिन उनका नज़रिया बिल्कुल अलग था। उन्हें हम जैसे सीधे साधे लोगों को, बच्चों को फांसना था। ठीक है, आप जैसे सीधे साधे बच्चों को परेशान करना था उनका मकसद। तो क्या किया उन्होंने, सेब उठाने के बजाय वहाँ बैठकर सोचने में लग गए कि यार सेब नीचे गिर गया, इसका मतलब है कि अर्थ जो है वो उसे अट्रैक्ट कर रहा है। तो क्या सेब भी अट्रैक्ट कर रहा होगा अर्थ को? लेकिन मैंने तो अर्थ को नहीं उसके तरफ जाते देखा, लेकिन सेब तो जरूर नीचे आया अर्थ की तरफ। ये मांझरा क्या है? ठीक है, फिर उन्होंने रिसर्च किया, स्टडी किया। फिर एक साइंटिस्ट थे केपलर। ठीक है, उन्होंने कुछ थ्योरीज लाई। ठीक है, 3 थ्योरीज लाई। ओके, उनके बेसिस पे न्यूटन ने एक लॉ दिया ग्रेविटेशन का। ठीक है, एक्चुअली ग्रेविटेशन को पहले डिफाइन किया। ग्रेविटेशन है क्या? ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स है विथ सम मासेस। ठीक है, जिनके पास मास होती है। ठीक है, वही ग्रेविटेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसमें सिर्फ अट्रैक्शन होता है, नो रिपल्शन। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ विथ सम मासेस इन द यूनिवर्स। ठीक है, यूनिवर्स के कोई भी छोर में हो, लेकिन वो ग्रेविटेशन फोर्स एक दूसरे पे लगाता है। ओके, अर्थ का एक एप्पल यूनिवर्स के किसी भी मास पे एक ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, वो हर ऑब्जेक्ट के बीच में रहता है, हर पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बीच में रहता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशन। ठीक है, उसी के साथ एक टर्म आता है ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी मैंने यहाँ लास्ट में डिफाइन किया। ग्रेविटी क्या होता है? ग्रेविटी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ पार्टिकुलर प्लैनेट, एक पार्टिकुलर प्लैनेट का किसी और ऑब्जेक्ट जो कि यूनिवर्स में पड़ा हुआ है उसके साथ। ठीक है, इसे बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी एक पार्टिकुलर प्लैनेट से रिलेटेड है। ठीक है, ये जैसे ये भी मान सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। ठीक है, ये पार्टिकुलर एक प्लैनेट के थ्रू होता है, एक प्लैनेट और उसका ग्रेविटेशन फोर्स किसी भी और ऑब्जेक्ट जो कि यूनिवर्स में पड़ा हुआ है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं ग्रेविटी। ओके, अच्छा, तो अब वहीं से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ ना कि एप्पल तो गिरा पृथ्वी पे, एप्पल को तो अट्रैक्ट कर लिया पृथ्वी ने, क्या अर्थ ने, पृथ्वी ने क्या, पृथ्वी क्या एप्पल की तरफ अट्रैक्ट हुआ? तो ये क्वेश्चन क्या हुआ, न्यूटन ने सर्च किया तो पाया कि हाँ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो अपना बनाया उन्होंने, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो क्या होगा, अट्रैक्ट अर्थ भी कर रहा है एप्पल को और एप्पल भी अर्थ को कर रहा है। लेकिन हो गया रे स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड लॉ पे जाते हैं। सेकंड लॉ क्या बोलता है? सेकंड लॉ बोलता है फोर्स इज इक्वल टू ma। ठीक है, सेकंड लॉ हमारा बोल रहा है फोर्स इज इक्वल टू ma। अच्छा, फोर्स तो कांस्टेंट रहेगा एप्पल और अर्थ के बीच में, तो रिलेशन क्या बन गया, मास और एक्सेलरेशन का बन गया कि मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। ठीक है, अच्छा, अब मास क्या है एप्पल का, बहुत कम है, तो वो बहुत ही कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर पाएगा, बहुत ही कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर पाएगा अर्थ पे। इसीलिए अर्थ हमें एप्पल की तरफ मूव करता हुआ नहीं दिखता है। ओके, रीजन उन्होंने यही दिया। ठीक है, अच्छा, तो अब इस कंसेप्ट से मतलब कि चलिए ठीक है, मान लिया कि एप्पल बहुत छोटा मास है उसका, इसीलिए वो अर्थ को पुल नहीं कर सकता उतना स्ट्रांगली। ठीक है, इसका मतलब यही है। तो मून को तो अट्रैक्ट कर लेना चाहिए अर्थ को, या अर्थ मतलब मून को तो फेल कर जाना चाहिए अर्थ पे। ठीक है, इसका क्या रीजन है? तो इसका ये रीजन है स्टूडेंट्स ना कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है जो मून को ऑर्बिट पे रख रहा है ना, वो एक और फोर्स क्रिएट कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो उसे एक सर्कुलर ऑर्बिट में रख रहा है। ये ग्रेविटेशन फोर्स जो अर्थ का है ना, वो जिम्मेवार है उसके सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है स्टूडेंट्स? एक सेंटर सीकिंग फोर्स है, लेकिन उसको सर्कुलर पाथ में मेंटेन रखता है वो। अगर ये फोर्स नहीं रहेगा तो मून स्ट्रेट अवे कहीं चला जाएगा।
ठीक है, टेंजेंशियली स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाएगा। हमने पिछले चैप्टर में स्टोन वाला, थ्रेड वाला एक बात किया था, एक एक्सपेरिमेंट का, एक एक्टिविटी का। क्या होता है, अगर हम घुमा रहे हैं तेजी से, रस्सी में बंधा हुआ एक स्टोन है और उसे हम घुमा रहे हैं और थ्रेड को जैसे ही हम रिलीज कर देंगे तो क्या होगा, स्टोन एक पॉइंट पे आता है और एकदम टेंजेंशियली वहां से निकल जाता है आगे। ठीक है, तो उस तरह का केस कुछ मून के साथ हो जाएगा अगर ग्रेविटी नहीं रहेगी तो। ठीक है, तो ग्रेविटेशन का इतना महत्व है। ठीक है, जो भी प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट पे घूम रहे हैं, जो भी है, मून अपने ऑर्बिट पे जो अराउंड अर्थ घूम रहा है, ये सारा देन किसका है, ग्रेविटी का ही है। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा इसे, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, और न्यूटन ग्रेविटेशन की तकलीफ नहीं उन्होंने खड़ी की है, मोशन में भी तकलीफ खड़ी की, आपने पढ़ ही लिया है। अच्छा, आगे चल के जो न्यूटन है ना, वो मैथ्स में भी अपना टांग लड़ा चुके हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन जैसा जो भयंकर चीज है वो न्यूटन ने ही दिया है, इन्वेंट किया है उसको। ठीक है, लेकिन इंटीग्रेशन आगे आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है, 12th में, बहुत ही काम आने वाली चीज है। मतलब साइंस बेस्ड ही है इंटीग्रेशन पे। ठीक है, इंटीग्रेशन के बिना काम नहीं हो सकता है। ओके, तो देखेंगे आप वो हायर क्लासेस में। चलिए नोट कर लीजिए इसे। तो स्टूडेंट्स आइए हम बात करते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। ठीक है, तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या रखा, न्यूटन ने क्या बनाया। न्यूटन ने ये बोला कि एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स। ठीक है, यूनिवर्स के कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वैल्यू क्या है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उन दोनों के प्रोडक्ट, मास के प्रोडक्ट के। ठीक है, उन दोनों के प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू मासेस और एनी टू मासेस। ठीक है, स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दोज टू मासेस। अब इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो ये एक्सप्रेशन मिलेगा। अच्छा, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हम हटाएंगे तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते ही इक्वालिटी में चेंज करते ही एक कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, इस जी को हम यहाँ बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, फिक्स्ड रहेगा सारे फॉर्मूलाज में। ठीक है, इसका यूनिट कैसे है, इसका यूनिट ऐसे आया कि हम जी इज इक्वल टू लिख सकते हैं एफ इंटू डी स्क्वायर बाई m1 m2। यहीं से यूनिट आ गया। एफ का यूनिट क्या है, न्यूटन, डी स्क्वायर, डी का यूनिट क्या होता है, मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो गया। और नीचे में दो मासेस हैं, इसका भी केजी, इसका भी केजी, तो डिवाइड बाई केजी स्क्वायर हो गया। तो इस तरह यूनिट आ गया इसका। अच्छा, हम जब डी को 1 मीटर रख लेंगे और दोनों मासेस को 1 केजी रख लेंगे तो हमारा जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना, उसका वैल्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर आ जाएगा। तो इसका डेफिनेशन क्या बनेगा स्टूडेंट्स, इसका डेफिनेशन बनेगा, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच एग्जिस्ट्स बिटवीन टू masses of unit values या टू यूनिट masses separated by unit distance। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है, एक तरह का फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है एग्जिस्टिंग बिटवीन टू यूनिट masses। ठीक है, दोनों मास क्या होना चाहिए, 1-1 केजी का होना चाहिए, इसीलिए यूनिट आ गया टर्म। यूनिट का मतलब होता है 1, और सेपरेट कितना डिस्टेंस से होना चाहिए, यूनिट डिस्टेंस से ही सेपरेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डेफिनेशन। ठीक है, लिख लीजिए इसे। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। ठीक है, स्मॉल जी क्या होता है, उससे पहले हम एक टर्म सीख लेते हैं, फ्री फॉल क्या होता है। फ्री फॉल क्या होता है स्टूडेंट्स, फ्री फॉल का मतलब होता है जस्ट कोई चीज को अर्थ के वो सरफेस के ऊपर से रिलीज कर दिया और अर्थ क्या करेगा, उसे अट्रैक्ट कर लेगा अपने ग्रेविटेशनल पुल से। ठीक है, तो इसी को हम फ्री फॉल बोलते हैं कि फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ अलोन। ठीक है, और कोई फोर्स उसमें नहीं लग रहा है, सिर्फ अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स, उसी को हम बोलते हैं फ्री फॉल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक फोर्स से अर्थ पुल कर रहा है ऑब्जेक्ट को, मतलब ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ होगा। ठीक है, हम उस एक्सेलरेशन को स्मॉल जी मान लेते हैं। ठीक है, तो फोर्स ऑन मास ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट का मास अगर हम मान रहे हैं तो फोर्स ऑन दैट मास कितना हो जाएगा, m इंटू जी। क्लियर है। अच्छा, अब फोर्स ऑन मास फ्रॉम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से क्या हो जाएगा, जी एम ऑफ प्लैनेट, यहाँ पे अर्थ मान लीजिए। ठीक है, और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, अब मान लीजिए अर्थ से थोड़ा सा सरफेस से ऊपर भी है, मास तो कोई फर्क थोड़े पड़ेगा, रेडियस अर्थ का तो इतना बड़ा है कि वो नेग्लिजिबल हो जाएगा ऑलमोस्ट। ठीक है, तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि जो mg है वो इसके बराबर है, मतलब जो स्मॉल जी, स्मॉल एम तो कट गया, मतलब जो स्मॉल जी वो कितना आया, g इंटू मास ऑफ प्लैनेट बाय रेडियस ऑफ द प्लैनेट। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी प्लैनेट का ही होगा,
अब अर्थ के लिए वैल्यू क्या होगा, अर्थ के लिए वैल्यू उसका मास कितना हो गया, इतना, रेडियस इतना हो गया स्टूडेंट्स, और जी का वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पे, और हमारा आंसर आ गया 9.8 इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा स्मॉल जी का वैल्यू आ गया किसका, अर्थ के लिए। ओके, तो उसी तरह हम मून का भी निकाल सकते हैं। मून का जब आप निकालिएगा मास और रेडियस जब रखते हैं, तो जो मून का वैल्यू होता है ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, वो होता है तुम आपका 1/6 ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। ठीक है, क्या होता है, जी ऑफ मून इज इक्वल टू 1/6 जी ऑफ अर्थ। ठीक है, ठीक है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून का होता है वो 1/6 होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसका मास डिफरेंट है अर्थ से और रेडियस भी डिफरेंट है, तो प्लैनेट के शेप पे डिपेंड करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा और एक चीज क्या नोट करने वाली है, एक चीज और नोट करने वाली है क्या, कि ये जो जी का वैल्यू होता है ना, जी इज मैक्सिमम ऑन द सरफेस, ये सरफेस पे मैक्सिमम होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। और दूसरा क्या है, जी जो होता है वो डिक्रीज करता है, डिक्रीजेज, जी डिक्रीजेज ऑन गोइंग अप और डाउन द सरफेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, इस पॉइंट को तो आपको गांठ बांध लेना है, फंसा सकता है रीजनिंग में। ओके, कि जी का वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होता है, जी का वैल्यू मैक्सिमम किसी भी प्लैनेट के उसके सरफेस पे ही होगा। इस सरफेस पे ऊपर जाने से, इस सरफेस के ऊपर जाइए या नीचे जाइए, जी डिक्रीजेज। ठीक है, जी डिक्रीजेज ऑन बोथ केसेस। ठीक है, यहां भी जी डिक्रीज कर जाएगा और यहां भी जी डिक्रीज कर जाएगा, ये ध्यान में रखना है आपको। ओके, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये नोट करिएगा आप, वीवीआई है। तो स्टूडेंट्स, हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में पढ़ लिया है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है उसमें हेल्प करेगा ये मास और वेट के बीच में डिफरेंशिएट करने में। तो मैंने आपको पिछले चैप्टर में एक हिंट दिया था एक जगह, कि जो वेट होता है वो एक तरह का फोर्स होता है, और जो मास होता है वो तो क्वांटिटी होता है, कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस करता है कोई ऑब्जेक्ट। ठीक है, या फिर उसका मेजर ऑफ इनर्शिया है। ओके, तो आइए बात करते हैं वेट के बारे में और मास के बारे में। ठीक है, मास को स्मॉल m से डिनोट कर रहे हैं और वेट को w से हैं। ठीक है, तो मास तो हो गया, बात किया जैसा कि अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन एन ऑब्जेक्ट या फिर मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। ओके, और वेट में क्या होता है, फोर्स विथ विच द ऑब्जेक्ट इज पुल्ड टुवर्ड्स द अर्थ या एनी प्लैनेट। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला W इज इक्वल टू mg हो जाएगा। फोर्स है तो मास इंटू एक्सेलरेशन रहेगा, और क्योंकि वो अर्थ के पुल के कारण या कोई प्लैनेट के पुल के कारण क्रिएट हो रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहां एक्ट करता है, ना कि A। ठीक है, अच्छा, ये जीरो कभी नहीं हो सकता, मास कभी जीरो नहीं हो सकता अगर कुछ मैटर है एग्जिस्टेंट में तो। और वेट क्या है, वेट जीरो हो सकता है क्योंकि ये जी पे डिपेंड करता है, जहां जी जीरो होगा वहां वेट जीरो हो जाएगा। ओके, मास स्केलर क्वांटिटी है। अब ऐसा थोड़े है कि हम जाते हैं तो बोलते हैं 2 किलो केला दे दो यार नॉर्थ डायरेक्शन में, 4 किलो संतरा दे दो ईस्ट डायरेक्शन में। डायरेक्शन का तो कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं वेट के लिए। ठीक है, तो वेट का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, मीनिंग नहीं है उसका, तो स्केलर क्वांटिटी होता है। मास का क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, इसका डायरेक्शन का कोई मीनिंग ही नहीं है इसके लिए। ठीक है, अच्छा, वेट के लिए वही, चूंकि ये फोर्स हो जाता है इसीलिए वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन फोर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, वेट वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। ओके, अच्छा, एसआई यूनिट क्या होता है, मास का केजी होता है, और वेट का एसआई यूनिट न्यूटन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये फोर्स है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात याद रखना है आपको, जैसे ये तो चीज क्लियर हो गया कि वेट ऑफ ए बॉडी डिपेंड ऑफ मास एम डिपेंड्स ऑन जी। ओके, अच्छा, अब जी जैसे जैसे वैरी करेगा वेट भी वैसे वैसे वैरी करेगा। हम एक चीज देख सकते हैं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा स्टूडेंट्स, की जो जी का वैल्यू होता है ना वो पोल्स पे ज्यादा होता है, इक्वेटर पे कम होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अर्थ जो है हमारा ऐसे फ्लैट है, अंडाकार है। अब जो इसका रेडियस होता है ना, रेडियस एट पोल्स और जो रेडियस एट इक्वेटर है, इन दोनों में थोड़ा फर्क होता है। और मैंने क्या बोला था, सरफेस पे ही जी मैक्सिमम होता है, तो इस सरफेस पे मैक्सिमम हो जाएगा जी।
ठीक है, यहाँ पे ज्यादा रहता है पोल्स के कंपैरिजन में, ठीक है, जी ऑफ इक्वेटर, ठीक है, जी एट पोल्स और ये जी एट इक्वेटर है, तो जी एट पोल्स इज ग्रेटर देन जी एट इक्वेटर, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो रेडियस है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द सरफेस है, वो पोल्स का और सेंटर का वो कम है इन कंपैरिजन टू डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द इक्वेटर सरफेस, ठीक है। इसीलिए ये जो g का वैल्यू है पोल्स पे वो ज्यादा है और g का वैल्यू इक्वेटर पे उससे कम होता है। तो उसके कारण क्या होता है, जो वेट होगा पोल्स पे वो ज्यादा होगा, वेट इज मोर एट पोल्स देन एट द इक्वेटर्स, ठीक है। अच्छा, वेट इज 0 एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, क्योंकि रेडियस तो यहाँ 0 हो गया तो खत्म हो गया वैल्यू, g 0 हो जाता है वहां, ओके, देयर इज नो g। अच्छा, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून, अब हमने भी ये भी पढ़ लिया है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू है मून पे वो 1/6 टाइम्स होता है कितना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, ठीक है। तो उसी तरह वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून भी 1/6 हो जाएगा वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, ठीक है। Wm इज इक्वल टू 1/6 We, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, हमने मोशन चैप्टर में काइनेमेटिकल इक्वेशंस देख लिए हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि मोशन अंडर ग्रेविटी में उन्हीं इक्वेशंस को कैसे चेंज करना है, यूज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होता है ना स्टूडेंट्स, वो g होता है। अब g नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा वो डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर मोशन अंडर ग्रेविटी में दो ही चीज हो सकती हैं, एक तो चीज हो सकती है कि थ्रोन अपवर्ड्स, ठीक है, एक ये केस हो सकता है, और एक हो सकता है रिलीज्ड डाउन, ठीक है, ये भी हो सकता है एक केस, ठीक है। अच्छा, इस केस में क्या होता था स्टूडेंट्स, इस केस में थ्रोन अपवर्ड्स में इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होती थी, कुछ तो वेलोसिटी देनी होगी ना ऊपर फेंकने के लिए, तो ये 0 नहीं होती थी। अच्छा, जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो जाके 0 हो जाती है टॉप पे एकदम, और फिर वहां से बॉडी नीचे आ जाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है थ्रोन अपवर्ड्स का केस, ओके, थ्रोन अपवर्ड्स, ठीक है। अच्छा, टाइम ऑफ एक्सेंट जो होगा उतना ही होगा टाइम ऑफ डिसेंट के अलोंग ही, ठीक है। इस पहले तो ऊपर गया बॉडी, ठीक है, इस केस में क्या हुआ, ऊपर फेंका है हमने और फिर ये यहां से फॉल कर रहा है नीचे, ठीक है। तो टाइम ऑफ एक्सेंट मतलब टॉप तक पहुंचने तक का टाइम बॉटम से, और टॉप से बॉटम तक आने तक का टाइम, टाइम ऑफ डिसेंट, ये दोनों सेम होता है, ठीक है। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी u तो यहाँ नॉन जीरो होगा, ऑब्वियस सी बात है, और यहाँ टॉप पे जाके वेलोसिटी 0 हो जाता है, फिर वो बॉडी नीचे आता है। अब ये रिटार्डेशन क्यों होता है, क्योंकि इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन फेस करना होगा। वो नेगेटिव एक्सेलरेशन कितना होता है स्टूडेंट्स, -g के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अब इस कंडीशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा उसको देख लेते हैं, आइए, ठीक है। अगर हमें hs निकालना है या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हाइट गया और टाइम t में, ठीक है, इन टाइम t, ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं फॉर टाइम t के लिए ऊपर गया, वो ऊपर एक चीज के लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहला इक्वेशन हो जाएगा v इज इक्वल टू u प्लस AT की जगह क्या लिखेंगे, -g, एक कंडीशन ये हो जाएगा। दूसरा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ, a की जगह क्या हो जाएगा, -g t², फिर उसी तरह v² माइनस u² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 - g ऑफ s। तो ये इक्वेशंस लगेंगे, ठीक है। और v तो वहां 0 हो जाएगा ना टॉप पे जाके, क्योंकि 0 हो जा रहा है। और ये जो टाइम है, ये टाइम या तो टाइम ऑफ एक्सेंट है, टाइम ऑफ डिसेंट है, जो भी बोली, तो यहाँ पे हम तो टाइम ऑफ एक्सेंट ही लेके चलेंगे, ठीक है, फॉर टाइम ta, ठीक है। टाइम ऑफ एक्सेंट टॉप तक गया, वहीं तक का टाइम नाप रहे हैं हम इससे, ठीक है। ये केस हो गया, ठीक है। इस तरह हम इक्वेशंस को ट्रांसफॉर्म करते हैं। अब मान लीजिए डाउन रिलीज किया गया है, तो जब रिलीज किया जाता है तो वहां इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, 0। अब वेलोसिटी अपने आप बढ़ते जाता है धीरे धीरे, क्यों बढ़ते जाता है, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो इस बार क्या है, पॉजिटिव g है। हमारा जो बॉडी का मूवमेंट है वो पुल के अलोंग ही ना, अर्थ का पुल कहाँ हो रहा है, नीचे की तरफ, बॉडी भी जा रहा है नीचे की तरफ ही। और यहाँ पे क्या हो रहा था, अर्थ पुल कर रहा है ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ, और हम बॉडी को थ्रो कर रहे हैं ऊपर, तो क्या हो रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन क्रिएट होगा ना बॉडी में, इसीलिए तो वेलोसिटी डिक्रीज करते जा रहा है ऊपर जाते जाते। और यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ते चला जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे वही चीज कैसे निकलेगा देख लेते हैं। यहाँ पे फॉर टाइम डिसेंट, TD यहाँ पे चल जाएगा, डिसेंट टाइम है, ठीक है, गिरने का।
तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है प्लस है। उसी तरह फिर s इज इक्वल टू यू टी प्लस यहाँ पे डी टी कर दीजिए, टाइम ऑफ डिसेंट गिरने का टाइम है, हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ भी जी पॉजिटिव, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर किसके बराबर है 2as, as यहाँ a क्या है प्लस जी एस, यही हो गया हमारा इक्वेशन। ठीक है, तो इन मोशंस ऑफ इक्वेशंस को हमें यूज करना है अकॉर्डिंगली इन एनी ऑब्जेक्ट विच इज थ्रोन अपवर्ड्स और रिलीज डाउन। ठीक है, कंसेप्ट याद रखिएगा आप, जब हम अपवर्ड्स थ्रो करते हैं तो हमें इनिशियल वेलोसिटी से कुछ ऊपर फेंकना पड़ेगा। इनिशियल वेलोसिटी कभी जीरो नहीं होगा, हाँ, लेकिन टॉप में जाके वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, तभी तो वहां से रिटर्न बैक करेगा। ओके, तो ये वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है उस बॉडी पे नेगेटिव लग रहा है, नेगेटिव जी के बराबर है, और कोई तो फोर्स इसमें लग नहीं रहा है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मोशन अंडर सिर्फ ग्रेविटी की, तो सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इक्वेशन में इस तरह हम चेंजेस लाएंगे, एक्सेलरेशन की जगह माइनस जी और प्लस जी कब लगाना है ये समझ लिया आप। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसे। ठीक है, यहाँ पर कभी कभी इस क्वेश्चन में लेकिन पूछ देता है कि व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन फॉर द बॉल टू बी थ्रोन अपवर्ड्स एंड इट रिटर्न्स बैक टू द अर्थ। ठीक है, तो वहां पे टोटल टाइम हो जाएगा टाइम ऑफ एक्सेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट दोनों हो जाएगा। ओके, ये याद रखिएगा, न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करने में हेल्प करेगा, मैं आगे न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। ठीक है, तो ये था हमारा थ्योरी पोर्शन, आपका जो भी सिलेबस है इस साल का, ठीक है, बोर्ड्स का, हमने वो क्लियर कर दिया है। होप करता हूँ कि आपको समझ में आ चुकी होगी कंसेप्चुअली भी ये चैप्टर। ठीक है, मैंने जितना इंटरेस्टिंग हो सका बनाने की कोशिश की है इस चैप्टर को। ओके, तो आप प्लीज़ ध्यान से इस लेक्चर को देखें, कंसेप्ट बिल्डअप करें। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस कर लें कुछ। पहला क्वेश्चन है बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। ठीक है, अपवर्ड्स थ्रो किया गया विथ वेलोसिटी इतना, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास हमेशा रहता है थ्रोइंग के टाइम में अपवर्ड्स। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी हमेशा जीरो हो जाएगा थ्रोइंग के टाइम में। ठीक है, टॉप पे जाके अब मैक्सिमम हाइट जो अटेन किया वो कैलकुलेट करना है। इसका बेस्ट फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस जी हो जाएगा, और एच, एस के जगह हम एच भी लिख सकते हैं, चलिए एस ही यूज कर लीजिए। ठीक है, अपवर्ड्स के केस में क्या होता था, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाता था, रिटार्डेशन होता था ना, तभी तो स्पीड कम होते जा रहा है। अच्छा, 0 माइनस यू का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, 49 का स्क्वायर 2 इंटू माइनस 9.8 इंटू एस, एस का वैल्यू स्टूडेंट्स कैलकुलेट करने पे आ जाएगा 122.5 मीटर अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, ये हो गया हमारा एस का वैल्यू। ओके, अच्छा अब हम निकालते हैं टोटल टाइम टेकन टू रिटर्न टू द सरफेस। तो हम पहले नीचे से ऊपर तक जाने का तो टाइम निकाल लें, सरफेस से टॉप तक के जाने का तो टाइम निकाल लें। यहाँ पे हमारे पास v का वैल्यू है, हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो है नेगेटिव g। ठीक है, और हमारे पास u का भी वैल्यू दिया हुआ है। अच्छा, इन तीन चीज़ों से हम टाइम निकाल सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। पहला इक्वेशन क्या होता है, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी हो जाएगा। ठीक है, v तो ज़ीरो है, 49 माइनस 9.8 इंटू टी, यहाँ से हमारा टाइम कितना आ गया स्टूडेंट्स, 5 सेकेंड्स। ये टाइम है बॉटम से टॉप जाने का, फिर वहाँ से नीचे आने का भी टाइम उतना ही लगेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सिंस टाइम ऑफ एक्सेंट मतलब नीचे से ऊपर जाने का टाइम इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट मतलब ऊपर से नीचे आने का, दोनों का टाइम 5 ही सेकेंड है। तो टोटल टाइम क्या हो गया स्टूडेंट्स, 5 + 5 10 सेकेंड्स। यही हमारा आंसर है अगला। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम अपने दूसरे टाइप के क्वेश्चन में लगते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप, मतलब हमारा जो यू है वो डायरेक्टली ज़ीरो हो गया। ठीक है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ ड्रॉप किया गया टॉप से, तो u ज़ीरो हो गया। हाइट कितना दिया हुआ है, टोटल s दिया हुआ है 19.6 मीटर। ठीक है, कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी, हमें वेलोसिटी फाइनल निकालना है। एक्सेलरेशन कितना होगा स्टूडेंट्स, प्लस g होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन बॉडी नीचे जा रहा है और फोर्स अर्थ का, एक्सेलरेशन अर्थ का किधर एक्ट करता है, डाउनवर्ड्स ही, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g क्या पॉजिटिव हो जाएगा। अब इक्वेशन क्या है स्टूडेंट्स, बेस्ट इक्वेशन हमारे पास यही है। ठीक है, यहाँ पे सारी वैल्यूज दी हुई हैं जिससे हम v निकाल सकते हैं। ठीक है, v स्क्वायर ये तो ज़ीरो हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 इंटू
जी का वैल्यू 9.8 होगा ऑब्वियसली, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहता है इसका वैल्यू। ओके, ठीक है, इनटू एस कितना दिया हुआ स्टूडेंट्स, 19.6 मीटर, ठीक है। अच्छा, वी स्क्वायर कितना हो गया स्टूडेंट्स, ये भी 19.6 हो जाता, मतलब v का वैल्यू कितना हो गया स्टूडेंट्स, 19.6 मीटर पर सेकंड्स। दिस इज आवर आंसर, ठीक है। तो ऐसे हम लोग को यूज करना है इक्वेशन ऑफ मोशंस को, ठीक है, इन केस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। ओके, नोट कर लीजिए इसे। तक के लिए मस्त मौला बिंदास रहिए, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। टेक केयर।